नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 से जुड़े एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों ईपीएस 95 से जुड़े दो मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही है। पहला है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसकी मांग लगातार चली आ रही है, आंदोलन हो रहे हैं। 7,500 प्लस डीए की मांग लगातार हो रही है। दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा चल रहा है हायर पेंशन कैलकुलेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ईपीएफओ को गाइडलाइन दी गई थी कि आप जिनका एक्चुअल वेजेस पर कंट्रीब्यूशन हुआ है उनको आपको हायर पेंशन देनी होगी। इस डिसीजन को आए भी आज करीबन 15 महीने से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। लगातार ईपीएफओ टाइम टू टाइम में सर्कुलर भी जारी कर दी है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी जारी कर दी है, जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भी उन्होंने जारी कर दिया है कि इसको आप सबमिट करिए, लेकिन अभी तक हायर पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं हुई है। इसी बीच में इन दिनों एक मुद्दा जोर पकड़ रहा है और वह है हायर पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूले को लेकर। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़पेपर पर कैलकुलेशन फॉर्मूले पर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन फार्मूला ईपीएफओ लाने जा रहा है वो प्रो रेटा बेसिस का, उसका अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो पेंशन बनेगी, हायर पेंशन बनेगी, वह 30 से 40% रिड्यूस बनेगी। इसका मतलब है कि अगर ईपीएफओ प्रो रेटा बेसिस के द्वारा ही हायर पेंशन का कैलकुलेशन करेगा तो जो हायर पेंशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो पैसा देकर भी नुकसान में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर एक बड़ा आर्टिकल एक बड़े न्यूज़पेपर में छपा है, जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसमें बहुत कुछ ईपीएस 95 हायर पेंशन फार्मूले के बारे में बताया गया, किस तरह से अगर प्रो रेटा बेसिस का फार्मूला यूज़ होता है तो कितना नुकसान हो सकता है और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगा हायर पेंशन कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है, इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँ जाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेंट्स फॉर हायर पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 मे बी इन for a rude shock, as there have been media report that the EPFO is promoting a new rule to calculate the higher pension। तो यहाँ पर ये सिंपली बताया गया है कि जो नया फॉर्मूला ईपीएफओ लाने जा रहा है प्रो रेटा बेसिस का, वो शॉकिंग हो सकता है हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए। The proportionate rule is based on giving higher pension on pro rata basis, which is likely to result in 30 to 40% lower pension for EPS 95 members। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर प्रो रेटा बेसिस का फॉर्मूला यूज़ होता है तो 30 to 40% पेंशन कम हो सकती है। As per the communication from the EPFO office in various places, it is true that the service period of an employee who has opted for higher pension is split into two parts, says PV Murthy, head of labor and employment। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि EPFO के सूत्रों से पता चला है कि जो हायर पेंशन कैलकुलेशन होने वाली है उसमें जो सर्विस पीरियड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। However, the EPFO has not issued any communication for a circular in this regard। यानी हालांकि ईपीएफओ ने इसके रिगार्डिंग कोई भी सर्कुलर अभी तक जारी नहीं किया है। द ईपीएफओ हैज़ नॉट गिवन एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द न्यू मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू ईपीएस पेंशन। द प्रो रेटा पेंशन कंप्यूटेशन हैज़ नॉट एक्सप्लेन इन सर्कुलर और रिलीज बाय द ईपीएफओ। यानी कि ईपीएफओ ने ऑफिशियली कोई भी सर्कुलर, कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ में नहीं डाला है, अपनी तरफ से ऑफिशियली उसको नहीं सर्कुलेट किया है कि हम इस तरह का फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये फार्मूला ईपीएफओ इंटरनली सर्कुलेट कर रहा है अपने जोनल ऑफिसेस को, रीजनल ऑफिसेस को, किस तरह से प्रो रेटा बेस पर ईपीएस का हायर पेंशन का कैलकुलेशन करना है। अब नाउ हाउ विल द प्रो रेटा कैलकुलेशन फॉर हायर पेंशन वर्क, यानी कि जो प्रो रेटा कैलकुलेशन का वर्क कैसे होगा हायर पेंशन कैलकुलेशन में। तो दिस न्यू रूल ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन विल प्राइमली इफेक्ट मेंबर्स हु आर स्टिल वर्किंग और रिटायर्ड ऑन और आफ्टर सितंबर 2014। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो फार्मूला प्रो रेटा बेसिस का यूज़ होगा ये प्राइमली उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा जो अभी सर्विस में है या फिर 2014 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं। द सर्विस पीरियड ऑफ दीज पीपल विल बी कंसिडर इन टू पार्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज पेंशनेबल सैलरी। द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 16 नवंबर 95 टू टिल 31 अगस्त 2014, यानी कि जो पहला पार्ट रहेगा वो 95 से
2014 अगस्त तक का रहने वाला है। एंड द सेकंड पार्ट कमेंसिंग फ्रॉम सितंबर 14 टू टिल द रिटायरमेंट, यानी जो दूसरा पार्ट सर्विस का कैलकुलेट होगा वो सितंबर 2014 के बाद जो भी रिटायरमेंट डेट रहती है वहाँ तक का कैलकुलेट होगा। तो दो पार्ट में कैलकुलेशन होगा एज पर प्रोरेटा बेसिस। फॉर द फर्स्ट पार्ट द एवरेज सैलरी फॉर द पास्ट 60 months is being reckoned for the calculation of pension fund, and for the second part the average salary for the last 16 months or the average salary from September 14 till the retirement in case the date of retirement is before 31st 2019 is being reckoned। तो यहाँ पर दो पार्ट में सैलरी ली जाएगी। पहला है अगस्त 2014 से पहले एवरेज 60 मंथ का लिया जाएगा, उसके बाद में एवरेज लास्ट 60 मंथ का एवरेज या फिर जो एक्चुअल सैलरी है हायर सैलरी उसको लिया जाएगा। तो ये दो पार्ट में कैलकुलेशन होगा, जिससे अगर यूज़ होता है तो जो हायर पेंशन है वो बहुत ही कम बनेगी। द पेंशन पेबल इज देयरफॉर पोर्ट्रेड बाय स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, सेज मूर्ति। नाउ हाउ विल दिस न्यू कैलकुलेशन रूल इम्पैक्ट द मेंबर्स पेंशन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगस्त 31st 2014 द EPS contribution was allowed only till the maximum wage ceiling, which was rupees 6,500. It was raised to rupees 15,000 from September 2014. After this date, the maximum EPS contribution for new members was capped at the new wage ceiling of rupees 15,000। ये सब हमें ऑलरेडी पता है कि पहले 6,500 था, उसके बाद में इसको सितंबर 2014 के बाद में वेज सीलिंग को बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। एंड अ limited window for applying for higher paying contribution on actual salary was allowed to old members only. This led to EPS members approaching various courts, and the matter ultimately reached the Supreme Court, which ruled in favor of all these old members and said they were eligible to apply for higher EPS pension। यानी कि जो वेज सीलिंग पर पहले कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा था EPS 95 में, उसको चैलेंज किया गया वेरियस कोर्ट्स के अंदर। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया जो एम्प्लॉइज़ के फेवर में था, EPS मेंबर के फेवर में था, और EPFO को गाइडलाइन दिया गया कि उनको हायर पेंशन दी जाए। आगे है हाउएवर द न्यू calculation rule on pro rata basis is likely to reduce the pension amount significantly since the wages before September were very low. The average pensionable salary for the first period is likely to be very low for most of the people. If this pension salary is factored in pro rata basis to calculate the final EPS pension, it will bring down the overall pension। देखिए दोस्तों, आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि अगर नॉर्मल फार्मूला लिया जाता है, यानी कि लास्ट 16 मंथ का एवरेज लिया जाता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि जो लास्ट पीरियड होता है उसमें जो एवरेज निकल कर आएगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। अगर मैं मान के चलूँ कोई एम्प्लॉय 2019 में रिटायर्ड हुआ है, एग्जिट हुआ है, तो उसका जो 16 मंथ की जो लास्ट की सैलरी है उसका एवरेज ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं इसको दो पार्ट में बदलूँ कि जो पहला पीरियड है वो 2014 से पहले की सैलरी लेंगे और दूसरे पार्ट में 2014 के बाद सितंबर बाद की सैलरी, तो ऑब्वियसली जो सितंबर 2014 से पहले का पार्ट है तो वहाँ पर एवरेज सैलरी कम ही होती है, पहले की सैलरी कम होती है। और सिंस ग्रो जैसे एम्प्लॉय ग्रो करता है तो उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो जैसे ही दो पार्ट में लेंगे तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन होगी वो कम होगी और हायर पेंशन कम ही बनेगी। The above approach adopted by the EPO may result in a reduced pension of anywhere between 30 to 40% and then what was contemplated by the judgment of the Supreme Court। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, दो पार्ट में होते ही ऑब्वियस है कि वो आपकी जो पेंशन है, हायर पेंशन है, वो 30 to 40% तक रिड्यूस हो जाएगी, जो सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका कंटेम्प्ट है, उसकी अवहेलना है। Is it not against the spirit of the order passed by the Supreme in this regard? Any differentiation based on arbitrary cutoff date appears not to be in sync with the line taken by the apex court while giving its verdict on higher pension. The Supreme Court had held that the cutoff period imposed under the amendment for exercise of the 2014 option was not valid. The Supreme Court judgment had restored the right of all eligible members to have an opportunity to apply for higher pension. In my view, the above portrait approach adopted by the EPO for calculation of higher pension is not in line with the spirit of the Supreme Court judgment। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो EPFO अप्रोच ले रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, स्पिरिट नहीं है, बिल्कुल भी EPFO सही नहीं कर रहा है इस तरह का फॉर्मूला लाकर। However, the current move
by the EPFO appears to be meant to at reducing the pension amount in an indirect way by altering the pension calculation rule। यानी कि EPFO ये फॉर्मूला लाकर इनडायरेक्टली पेंशन को रिड्यूस करने जा रहा है। द EPFO might have been concentrated to come out with this innovative approach since they may not have sufficient corpus to make the payment। हो सकता है EPFO इस तरह का इनोवेटिव फार्मूला इसलिए ला रहा है कि उनके पास में कॉर्पस नहीं है पेमेंट हायर पेंशन करने के लिए। नाउ द व्हाट इज द रिकोर्स लेफ्ट फॉर मेंबर्स के लिए अब क्या बचता है? इफ द प्रोपोर्शनल रूल इज अप्लाइड टू ऑल मेंबर्स हु हैव अप्लाइड फॉर हायर पेंशन देन इट विल बी कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशन विद विच दे अप्लाइड फॉर द हायर पेंशन। यानी कि अगर ये फार्मूला लागू होता है तो जो मनसा लेकर हायर पेंशन के लिए मेंबर्स ने अप्लाई किया उनको चीट किया जाएगा, उनके एक्सपेक्टेशन पे जो उनको एक्सपेक्टेशन थी वो हायर पेंशन उनको नहीं मिलने वाली है। Those who opted for higher pension are expressing concern as the actual pension they receive will be much lower than what they anticipated. The EPFO is yet to notify the new calculation rule. It is utmost urgency that the EPFO clear the doubt among the members who have applied for higher pension. In case the new methodology as and when notified puts retirees at a disadvantage, retirees may challenge the same before appropriate legal forum इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एड्स कोर्ट। तो यानी कि यहाँ पर और फर्दर बताया गया कि अगर ये फार्मूला यूज़ होता है और जैसे जैसे हायर पेंशन मिलना स्टार्ट होती है तो जब वो नॉर्मल फार्मूले से कैलकुलेशन करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उनका जो हायर पेंशन बनी है वो 30 से 40% कम बनी है। तो ऑब्वियस है कि इस हायर पेंशन का जो रूल है वर्डिक्ट आया है उसको वापस चैलेंज किया जा सकता है लीगली हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये मुद्दा फिर स्टे हो जाएगा, फिर लटक जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। और यही EPFO और सरकार चाहती है। तो दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से और पहले भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस प्रो रेटा बेसिस के जो कैलकुलेशन है उसके बारे में सवाल उठाए गए हैं, क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनली EPFO इस कैलकुलेशन फार्मूले पर आगे बढ़ रहा है। तो अब देखना है कि ये हायर पेंशन का मुद्दा यहीं सॉल्व होता है या अभी और इसके बारे में कुछ खुलासे होने बाकी है। आप तक जैसे भी कोई बड़ी अपडेट आएगी हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।